हेलो नमस्कार सत श्री अकाल जय श्री राम आप सभी दोस्तों को साथियों प्यारे भाई बहनों यूपीएससी पीटी 2023 के लिए गांधी जी संबंधित 2 से 3 प्रश्न आने होते हैं। एक पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, दूसरे पार्ट में पूरे भारत के विषय में हम अध्ययन करेंगे। गांधी जी का भारत में कैसे प्रवेश हुआ, कब प्रवेश हुआ और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसा कि आप सभी इस बात से अवगत हैं कि 14 जुलाई 1914 को वहां से चले थे और 9 जनवरी 1915 को भारत आ गए थे। इतनी बात क्लियर हो चुकी थी। उससे पहले जो उन्होंने वहां पे आंदोलन किया था 1914 में, भारतीयों को उनके अधिकार दक्षिण अफ्रीका में दिलाए थे, उसकी पटकथा जो वहां पर पूर्ण विराम के साथ संपन्न हुई थी, आज भारत में जब वो 9 जनवरी 1915 को आते हैं बंबई के बंदरगाह पर, तो वहां से जिस नई पटकथा का आरंभ होना है उस नई पटकथा का आरंभ आज एपिसोड दूसरे से करेंगे और शुरू करते हैं अपनी स्लाइड से। देखते हैं क्या स्लाइड में लिखा है और क्या क्या हमें पढ़ना है, एग्जाम के पढ़ने से क्या महत्वपूर्ण होने वाला है, इस पर चर्चा करते हैं। अफ्रीका में लगभग 21 साल रहने के उपरांत गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत वापस आते हैं दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका से उनकी इस वापसी के उपलक्ष्य में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, पीबीडी मनाया जाता है। तो जनता जब वो वापस आए तो जनता ने बड़ी गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया और दक्षिण अफ्रीका में उनके संघर्ष और उनकी सफलताओं ने उन्हें भारत में और अत्यधिक लोकप्रिय बना दिया था। और भारत आने पर उनका संपर्क गोपाल कृष्ण गोखले से हुआ, जो गांधी जी के राजनीतिक गुरु बाद में हुए। हालांकि मैं आपको अवगत करा दूं इस बात से कि जब गांधी जी 1901 में भारत आए थे तो 1902 में जब वापस लौट रहे थे, उससे पहले कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल से मिले थे और उसमें भी मुलाकात जो है वो आपके राजनीतिक गुरु जो हैं, गांधी जी के राजनीतिक गुरु जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं, इनसे उनकी मुलाकात हुई थी। वो बेहद उदारवादी व्यक्ति थे। वो हमेशा इस बात में विश्वास रखते थे कि हम कोई भी बात अगर अपनी मनवाते हैं तो हम अहिंसा के दम पर मनवाते हैं। ये बात गांधी जी को भा गई और गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु बना लिया। गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु महादेव गोविंद रानाडे थे, वो भी अहिंसा के पुजारी थे। जब 9 जनवरी 1915 को बंबई पहुंचते हैं तो वहां से करीब 3 से 4 महीने में भ्रमण करते हुए 25 मई 1915 को अहमदाबाद के कोचरबा क्षेत्र में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना करते हैं। और यह आशा विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के संचालन की सुविधा से 17 जून 1917 को साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद गुजरात स्थानांतरित कर देते हैं। कारण यह था कि थोड़ा सा आउटसाइड क्षेत्र पड़ रहा था, यहां से जो आर्थिक गतिविधि का संचालन है वो पूर्णतः नहीं हो पा रहा था। तो पूछा जाता है, यहां से प्रश्न बनता है कि साबरमती नदी के किनारे गांधी जी ने आश्रम की स्थापना कब करी थी? तो वो 17 जून 1917 को किए थे। और अगर आपसे पूछे कि अहमदाबाद के कोचरबा क्षेत्र में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना कब उन्होंने की थी, तो वो की थी 25 मई 1915 को। इतनी बात क्लियर है। महात्मा गांधी के राजनीतिक और सामाजिक उत्थान को जन कल्याण के लिए सक्रियता का रूप जो है वो यहीं से एक कह सकते हैं कि मूर्तता प्रदान होती है। और गांधी जी के द्वारा सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुझाव जो राजनीतिक क्षेत्र में सत्ता के विकेंद्रीकरण का दिया गया, विकेंद्रीकृत सत्ता से उनका तात्पर्य था कि ग्राम पंचायतों को अपने गांव का प्रबंधन और प्रशासन करने के लिए सक्रिय करना। इसी पर गांधी जी ने नारा दिया था कि भारत कहां बसता है मेरे दोस्त? भारत गांव में बसता है। कहां बसता है? भारत गांव में बसता है। समझिए कितनी बड़ी सोच थी, क्या था वो। जैसे ही अभी दक्षिण अफ्रीका में रह रहे भारतीय थे, उनको उनके अधिकार से जो वंचित थे उनको उनका अधिकार दिलवा करके जब वो भारत आप वापस आते हैं तो यहां भी किस चीज में संलिप्त होते हैं? वो संलिप्त होते हैं भारत के लोगों को न्याय दिलाने के लिए, भारत के लोगों को आर्थिक गतिविधियां जो उनकी थी उनमें उनको हक दिलाने के लिए लग जाते हैं। और इसी क्रम में वो 25 मई 1915 को अहमदाबाद के कोचरबा क्षेत्र में सत्याग्रह की स्थापना करते हैं, जहां पर कम लोग जुड़ पाते हैं। तो जिसकी जरूरत को ध्यान में रखते हुए 17 जून 1917 को साबरमती नदी किनारे अहमदाबाद गुजरात में वो साबरमती आश्रम का निर्माण करते हैं। तो सत्याग्रह आश्रम अलग है और साबरमती आश्रम अलग है मेरे दोस्त, इसको समझिएगा।
ठीक है, चलिए अगली स्लाइड चलते हैं। और यहाँ पे जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो आपके लिए है वो 9 जनवरी 1915 को वापस आए थे। इसी के उपलक्ष्य में प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 25 मई 1915 को अहमदाबाद के कोचरबा क्षेत्र में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना करते हैं और 17 जून 1917 को साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं, साबरमती नदी के किनारे। इतना इंपॉर्टेंट था, हमने इतनी बार रिपीट कर दिया है कि आप इसको भूलेंगे नहीं शायद। बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त, महात्मा गांधी के विषय में और आगे विस्तार से चर्चा करते हैं। ठीक है, देखिए महात्मा गांधी ने जिस समय भारत की राजनीति में प्रवेश किया उस समय ब्रिटिश सरकार प्रथम विश्व युद्ध, अर्थात ये देखिए यूपी पुलिस का प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध कब से शुरू हुआ था और कब अंत हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 से शुरू हुआ था और 11 नवंबर 1918 को खत्म हुआ था। ठीक है, तो जो ब्रिटिश सरकार थी वो प्रथम विश्व युद्ध में फंसी हुई थी। महात्मा गांधी ने प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की मदद करने के लिए भारतीयों से सेना में भर्ती होने का आग्रह किया और इसी समय महात्मा गांधी को भारतीयों ने भर्ती वाला सर्जेंट कहना शुरू कर दिया था। मेरे दोस्त, गांधी जी इतिहास के पटकथाकार बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे नेतृत्वकर्ता थे, लेकिन इतिहास से इन्होंने सीख कम ली थी। आपको अभी मैं पहले की घटना बताता हूं। आपको पता है कि 1902 में जो आंदोलन ये कर रहे थे, 1899 से 1902 के बीच में जो आंदोलन चला था, उसमें भी ये गांधी जी की मदद की, गांधी जी ने अंग्रेजों की मदद की थी। दक्षिण अफ्रीका में जो वो युद्ध कर रहे थे, स्वयंसेवकों के साथ अपनी एम्बुलेंस ला करके उनकी मदद की, इस आशा उम्मीद के साथ किए थे कि उनको जो है अंग्रेज न्याय देंगे, भारतीयों को उनके अधिकार मिल जाएंगे। लेकिन अंग्रेजों ने ठेका दिखा दिया, जिसके उपलक्ष्य में उसके बाद 1908 से लेकर के 1909, 10, 11, 12, 13, 14 तक कंटिन्यू आंदोलन किए और 14 में उनको सफलता प्राप्त होती है। इसी चक्कर में जब वो 1908-9 में जेल से छूटते हैं तो जब उनका उस तत्कालीन गवर्नर जनरल से समझौता होता है तो लोग उसका विरोध करते हैं। तो गांधी जी ने कहा था कि मैं जेल के अंदर रह करके क्या कर लूंगा, मैं जेल के बाहर आऊंगा, सत्याग्रह करूंगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन करूंगा और भारतीयों को न्याय दिलाने का प्रयास करूंगा। वही भूल जो 1899 से 1902 के बीच में गांधी जी से हुई थी, वही भूल पुनः जो है जब ये वापस आए 1917 में, वो भूल पुनः इनके साथ हुई और इन्होंने क्या कहा कि भारतीय भर्ती हो जाए उसमें, और भर्ती हो जाएंगे तो अंग्रेज हो सकता है कि हम पे दया करें और हमको जो है न्याय दे दें, हमको आजादी दे दें। लेकिन अंग्रेजों ने पुनः धोखा दिया। गांधी जी ने राजनीति के जो प्रतिमान प्रस्तुत किए उनमें नैतिकता, धर्म और मानवता का समावेश था, लेकिन गांधी जी के पूर्ण आदर्श राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत राज्य और सत्ता के लिए कोई स्थान नहीं था। वे राज्य विहीन समाज की स्थापना चाहते थे। वो ये नहीं चाहते थे कि कोई व्यक्ति कोई सत्ताधीश शासन करे। वो संघ चाहते थे, हम पूरे एक संघ में रहें, हमारा कोई राज्य न हो। गांधी जी ने जो संघर्ष किया दक्षिण अफ्रीका में, उसको निष्क्रिय प्रतिरोध नाम दिया गया था, परंतु गांधी जी ने भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए सत्याग्रह का सर्वाधिक प्रयोग किया। और गांधी जी ने सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध में अंतर भी किया है। यही सत्याग्रह क्या होता है और निष्क्रिय प्रतिरोध क्या होता है। उन्होंने बताया कि निष्क्रिय प्रतिरोध एक राजनैतिक अस्त्र है और जबकि सत्याग्रह एक नैतिक शक्ति है। तो जो आपको जैसे कभी हो सकता है आपसे पूछ ले, मान लीजिए अगर आप पीसीएस दे रहे हैं तो आपसे पूछे कि राजनीतिक अस्त्र और नैतिक शक्ति में क्या अंतर है, तो आप बताइए कि भाई जो सत्याग्रह है वो एक नैतिक शक्ति है, जबकि निष्क्रिय प्रतिरोध क्या है, एक राजनीतिक अस्त्र है। सत्याग्रह का जो शाब्दिक अर्थ होता है, यह माना जाता है कि सत्य को मानकर किसी वस्तु के लिए आग्रह करना अथवा सत्य और अहिंसा से उत्पन्न होने वाला बल, उसी को तो बोलते हैं ना सत्याग्रह। बात क्लियर है? सत्य मान करके किसी चीज के लिए आग्रह करना, वही हमारा क्या कहलाता है, सत्याग्रह कहलाता है। मेरे दोस्तों, तो इतनी कहानी आपको याद हो गई होगी, ऐसी मैं उम्मीद कर सकता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त, पूरा हम घटनाक्रम जान लेते हैं। गांधी जी ने क्या क्या किया, कैसे कैसे हुआ, ये सारी चीजें जान लेते हैं। नस्ली शासन, मूल अफ्रीकी और भारतीयों के साथ भेदभाव के खिलाफ सत्याग्रह किया उन्होंने। दक्षिण अफ्रीका से उनकी वापसी के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी का योगदान क्या रहा है, उस पर चर्चा करते हैं। तो चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में हुआ, यह पहला सत्याग्रह था मेरे दोस्तों भारत में। यह प्रश्न यूपीएसआई का बना हुआ है
कि गांधी जी द्वारा भारत में पहला सत्याग्रह का प्रयोग कब किया गया था, तो वो किया गया था 1917 में चंपारण सत्याग्रह के द्वारा। बात क्लियर है। खेड़ा सत्याग्रह की बात करते हैं तो खेड़ा सत्याग्रह में पहली दफा असहयोग, भारत में असहयोग पहली दफा ये गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह के द्वारा किया था, पहला असहयोग आंदोलन। मामला क्लियर है मेरे दोस्त। और प्रथम सविनय अवज्ञा जो है ये अहमदाबाद मिल हड़ताल, ये कह सकते हैं कि पहली भूख हड़ताल जो है ये बेसिकली जो है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के लिए थी। ठीक है मेरे दोस्त, तो ये 3-4 बड़े महत्वपूर्ण आंदोलन है। और अगर बात करें राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन में तो रोलेट एक्ट के खिलाफ 1919 में ये शुरू करते हैं और बाद में 1920 से लेकर के जो 22 तक इनका असहयोग आंदोलन चलता है। उसके बाद 1930 से लेकर 34 तक का जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चलता है, सब पे एक बहुत विस्तार चर्चा करने वाले हैं। उसके लिए बेफिक्र रहिए आप, पूरे विस्तार के साथ चर्चा होगी, एक एक चीज आपको कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा ताकि आपके एग्जाम में अगर प्रश्न आए तो इससे बाहर न जाए। बस मेरी ये क्लास जो आप करीब 1 घंटे की होगी, तीनों मिला करके वीडियो, उसको आप देख लीजिएगा मेरे दोस्त। बाद में क्या होता है भाई, गांधी अरविंद समझौता होता है 1931 में और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो चल रहा है उसके अंत को चिन्हित किया जाता है। लेकिन जब द्वितीय गोल में सम्मेलन होता है उसमें गांधी से बात नहीं बनती है तो वहां से आते हैं और पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या होता है, शुरू हो जाता है। उसकी कहानी पटकथा जब सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा आपको। अभी बस मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं कि मैं पढ़ाऊंगा क्या क्या आपको। ठीक है मेरे दोस्त। तो इसमें पूना पैक्ट आता है। गांधी और अंबेडकर के बीच वंचित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन मंडल के विरोध को छोड़ दिया और सांप्रदायिक पंचायत को यह कह सकते हैं कि जोरदार तमाचा गांधी जी के द्वारा लगाया गया था। 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड जो वहां का प्रधानमंत्री हुआ करता था ब्रिटेन का, वो दलितों के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था कर दिया क्योंकि जो है अंबेडकर जी मांग किए थे। पूना की जेल में गांधी जी उस वक्त जेल में बंद थे और वो क्या कर लिए, वो वहीं पे भूख हड़ताल कर लिए। गांधी जी के प्रतिनिधियों के द्वारा जब इनसे मुलाकात करी गई और समझौता हुआ अंबेडकर और गांधी के विचारों के बीच, तो हिंदुओं की तरफ से जो समझौता करने वाले व्यक्ति थे वो थे मदन मोहन मालवीय और दलितों की तरफ जो आने वाले थे वो थे आपके भीमराव अंबेडकर। गांधी जी ने सबका साइन लिया कि ऐसा नहीं होगा और दलितों के लिए अलग से हमेशा जो है एक व्यवस्था बनाई जाएगी। व्यवस्था बनाई गई जिसका सत्परिणाम आज आरक्षण के रूप में आप देख पा रहे हैं। ये गांधी जी की देन है। गांधी जी ने पुस्तकें कौन कौन सी लिखी थी, हिंद स्वराज, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये इनकी आत्मकथा थी। और साप्ताहिक पत्रिकाएं जो इनकी थी वो हरिजन, नवजीवन, यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन, ये सारी की सारी इनकी साप्ताहिक पत्रिकाएं थी। इतनी बात क्लियर है मेरे दोस्त। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम एक एक चीज विस्तार से पढ़ते हैं। 1-2 घटनाएं हम आपको आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, 3 घटनाएं हम इसमें डिस्कस करेंगे। उसके बाद कल जो 3-4 बची घटनाएं होंगी उन पर डिस्कस करेंगे ताकि आपको सारी चीजें याद हो जाएं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। स्लाइड लेते हैं। पहला कौन सा भैया, सबसे पहला लेते हैं चंपारण सत्याग्रह। आपसे हो सकता है पूछ ले एग्जैक्ट डेट, तो मैं एग्जैक्ट डेट भी आपको बताऊंगा। एक कब शुरू हुआ था, 19 अप्रैल 1917 को पहली दफा क्या हुआ था, चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था। महात्मा गांधी ने भारत की राजनीति में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में बिहार के चंपारण जिले में किया था। गांधी जी को चंपारण के किसान नेता राजकुमार शुक्ल ने बुलाया था। राजकुमार शुक्ल वहां के हीरो थे, वहां के नायक थे और वहां के लिए लोगों के लिए संघर्ष करने वाले व्यक्ति थे। बात क्लियर मेरे दोस्त। और ये जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था ये किस लिए हुआ था, क्यों हुआ था, किसके खिलाफ हुआ था, इस पर चर्चा करेंगे आगे। तो चंपारण में नील की खेती में काम करने वाले किसानों पर यूरोपीय मालिक अत्याचार करते थे। किसानों को उनकी जमीन पर 3/20 भाग में नील की खेती करना और उसे यूरोपीय मालिकों के द्वारा तय मूल्य पर दिए गए मूल्यों को देना था। और उसमें आगे चल करके बेसिक जो इनका कॉन्सेप्ट था वो तिनकठिया प्रथा का विरोध करना था। तिनकठिया प्रथा हमने बताया आपको 3/20 भाग, अगर 20 भाग है उसके 3 भाग में आपको खेती करनी है और नील खेती। और उसका जो जैसे ऐसा कॉन्सेप्ट था, जैसे मान लीजिए हमसे कोई आए व्यक्ति और कहेगा ऐसा है आप हमारे इसमें आप अपने खेत में इतनी खेती करिए, आधा खेती इसकी करिए और जिस रेट पे मैं चाहूं उस रेट पे आप हमको देंगे। तो ये बताइए क्या ये न्यायपरक था? तो इसके लिए संघर्ष कर रहे थे आपके राजकुमार शुक्ल और उन्होंने आमंत्रित किया। और राजकुमार शुक्ल ने जब गांधी जी को आमंत्रित किया तो गांधी जी भाग लेने के लिए इसमें आए और
यूरोपीय बागान मालिकों द्वारा जो फायदा उठाया जा रहा था, अनुबंध से मुक्त फायदा, ये कह सकते हैं कि मनमाने ढंग से जो फायदा उठाया जा रहा था, उस उत्पीड़न के विरोध में गांधी जी चंपारण सत्याग्रह आरंभ करते हैं। और उसके बाद इस मामले की जांच के लिए सरकार ने एक कमेटी गठित की और गांधी जी को भी उसमें सदस्य बनाया जाता है। और बागान मालिक अवैध वसूली का 25% वापस कराने पर गांधी जी उनको राजी कर लेते हैं। इस प्रकार गांधी जी द्वारा चलाया गया जो पहला सत्याग्रह आंदोलन था, चंपारण सत्याग्रह, यह सफल होता है। और सत्याग्रह की सफलता के बाद यहीं पर आपके रविंद्रनाथ टैगोर जो है गांधी को महात्मा की उपाधि प्रदान करते हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी के साथ कौन लोग संघर्ष किए थे, तो इसमें राजेंद्र प्रसाद प्रमुख रूप से, महादेव देसाई, CF एंड्रयूज, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह, राजकिशोर प्रसाद, HS पोलाक और JB कृपलानी शामिल थे। पूछा यह भी जाता है कि चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी का विरोध किसने किया था, तो उस विरोध को करने वाला कौन था, वो था NG रंगा, जो बाद में चल करके किसान महासभा का महामंत्री बनता है। ठीक है, तो ये चंपारण सत्याग्रह संबंधित था। आपसे प्रश्न क्या बन सकता है कि चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था, तो 19 अप्रैल 1917 को शुरू हुआ था। चंपारण बिहार से शुरू हुआ था और इसमें तिनकठिया प्रथा का विरोध था इसमें करना। बेसिकली 3/20 भाग, तिनकठिया प्रथा से तात्पर्य है 3/20 भाग। ठीक है, 3/20 भाग में नील की खेती करना। इतनी बात क्लियर है मेरे दोस्त, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले साल लेते हैं अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। इसमें भी ये प्रश्न आ सकता है कि अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन कब शुरू हुआ था। देखिए, अगर आप UPPSC दे रहे हैं या और कोई दे रहे हैं, उसमें आपसे डेट को मिलाने के लिए देता है, तो आप समझिएगा इसको कि अहमदाबाद मजदूर आंदोलन कब शुरू हुआ था, उसके बाद खेड़ा होता है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंशिएशन है ये देखते हैं। अहमदाबाद मजदूर आंदोलन की बात करते हैं तो ये 15 मार्च 1918 को शुरू होता है। और ये किस लिए शुरू होता है, तो 1918 में अहमदाबाद की कॉटन टेक्सटाइल मिल के मजदूरों को बोनस दिया जाता था और 1918 में मिल मालिकों ने बोनस समाप्त करने की घोषणा कर दी, जिसका विरोध मजदूरों ने किया और उन्होंने हड़ताल कर दी। मिल मालिक 20% भत्ता देने पर राजी हो गए, परंतु गांधी जी के समर्थन से मजदूरों में उत्साह बढ़ गया और आंदोलन तेज करने के लिए गांधी जी ने खुद अनशन पर बैठने का फैसला लिया और इनके अनशन पर मालिकों का असर पड़ा, जिसके बाद मजबूर होकर के मिल मालिकों ने मजदूरों के साथ समझौता किया और उससे पहले सारा मामला एक ट्रिब्यूनल को सौंप दिया और ट्रिब्यूनल ने सारे मामलों को देखते हुए मजदूरों को 20% से बढ़ाकर 35% भत्ता देने की घोषणा की, जिसके बाद हड़ताल समाप्त हो गई। और यह गांधी जी का भारत में दूसरा सफल आंदोलन था। और इस आंदोलन में गांधी जी ने पहली बार किसका प्रयोग किया था मेरे दोस्त, पहली बार भूख हड़ताल या अनशन की थी। प्रश्न बनता है कि सबसे पहली दफा गांधी जी ने भूख हड़ताल कब की थी, तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में की थी पहली दफा भूख हड़ताल। हो जाता है इसमें इनका सहयोग करने वाले कौन था, तो अहमदाबाद मजदूर आंदोलन में महात्मा गांधी का सहयोग अंबा लाल साराभाई की बहन अनसुईया बेन ने किया था। यह UPPSC का प्रश्न है कि अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में किस महिला ने गांधी जी का सहयोग किया था, तो अनसुईया बेन ने किया था। बात क्लियर है। 1918 में महात्मा गांधी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की और उस समय भारत की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन थी और यही गांधी जी ने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत भी दिया था, जिसमें बताया था कि पूंजीपति मजदूरों के हितों की रक्षा करने वाले ट्रस्टी होते हैं। ये आपका मामला अहमदाबाद मजदूर आंदोलन से संबंधित था। ठीक है मेरे दोस्त, मैं बहुत ज्यादा आपको इसमें नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि आप अगर आधा पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे तो उसमें हो सकता है कुछ अपना इधर उधर। हम आपको जो है टू टेक वन स्किप वन, जैसे हम आपको अहमदाबाद खेड़ा तक आज पढ़ाएंगे, अब उसके बाद हम नहीं पढ़ाएंगे, उसके बाद फिर जो तीसरी वीडियो आएगी उसको मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। उसमें भारत की आज़ादी के समय तक जो गांधी जी का योगदान था उसको हम चर्चा करेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए अगले स्लाइड चलते हैं। क्या है खेड़ा आंदोलन। इतनी बात तो आपकी क्लियर हो गई कि भैया सबसे पहले अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हुआ था, उसके बाद खेड़ा आंदोलन हुआ। खेड़ा आंदोलन बेसिकली एक किसान आंदोलन था और 22 मार्च 1918 से लेकर के 5 जून 1918 तक ये चला था। मामला क्लियर है। आपको पता है कि जब हम अभी पढ़ रहे थे अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन तो हुआ था 15 मार्च को, और जब हम आज पढ़ रहे हैं खेड़ा आंदोलन तो ये शुरू हुआ था 22 मार्च को, और ये गांधी जी के लिए भी महत्वपूर्ण था। 1918 में ही गांधी गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों की फसल नष्ट हो जाने के बाद सरकार ने लगान में छूट नहीं दी और भू राजस्व गाइड स्थगित नहीं की।
जिससे किसानों ने सरकार के विरुद्ध आंदोलन किया, लेकिन सरकार ने उनकी बात नहीं मानी। गांधी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ किसानों का समर्थन किया और उन्हें सलाह दी कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक वे राजस्व का भुगतान रोक दें और उनका कोई सहयोग न करें। गांधी जी के इस हस्तक्षेप के बाद सरकार ने किसानों की मांग मान ली और यह गांधी जी की तीसरी सबसे बड़ी सफलता थी। और इस सफलता के बाद गांधी जी का सामाजिक राजनीतिक जो प्रभुत्व था वो स्थापित हो गया और एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि एक धड़े का, ये कह सकते हैं कि पूरे भारत का जो नेतृत्व करता था वो उभर करके आते हैं गांधी जी के रूप में, जो कि आगे चल करके असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन के रूप में आगे चल करके भारत की आज़ादी को दिलाने में अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे। उसको देखने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए आपको कल तक का इंतजार करना पड़ेगा। कल के एपिसोड में हम आपको पूरी तरह से आज़ादी के महासंग्राम में गांधी जी का किस प्रकार से योगदान रहा उस पर चर्चा करेंगे। और उसके बाद फिर गांधी जी से बनने वाला सा कोई प्रश्न नहीं होगा जो आपके इन तीनों वीडियो से बाहर हो। सारे के सारे प्रश्न यहीं से आएंगे, इसका एक्सप्लेनेशन सुन लीजिए आप और जो लिखा हमने उसको देख लीजिए आप। ठीक है मेरे दोस्त, तो आज की वीडियो यहीं तक। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। इसी उम्मीद आशा के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार, जय हिंद, प्रणाम।